नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती 2025 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती यानी बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1250 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और बिहार से हैं तो ये वीडियो आपके लिए कुछ खास है। तो दोस्तों, चलिए आपको हम ले चलते हैं वो पीडीएफ पे जो बीपीएससी ने जारी किया है। तो उस पीडीएफ के माध्यम से हम आपसे शेयर करेंगे इस फॉर्म का आवेदन तिथि क्या है, इसके आखिरी तिथि क्या रहने वाली है, योग्यता क्या होने वाली है, आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो वो सारे क्राइटेरिया हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वो पीडीएफ है, एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। जैसा कि इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियां आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचनानुसार ये 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी 1 एवं सारणी 2 में दर्शाई गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो 1250 पदों की जो भर्ती है आपकी, इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है और पद के अनुसार। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आप, सबसे पहला पद आपका है ये अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं 40, 10, 16, 1, 8, 18, 12 इस तरह से ये डिवाइडेशन किया गया है पद की संख्याओं का कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट आपका पद है अवर निबंधन संयुक्त अवर निबंधन या और मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। नेक्स्ट आपका है श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग में। नेक्स्ट आपका है इख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग में। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। नेक्स्ट आपका है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी यानी कि पंचायती राज विभाग। नेक्स्ट आपका है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहकारिता विभाग। नेक्स्ट आपका है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। नेक्स्ट पद है आपका प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। इसके अलावे आपके पास एक और पद है, तो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा वित्त विभाग। तो आपने देखा कि ये सारे आपकी वो प्रमुख वैकेंसियाँ पद हैं जो जिसकी वैकेंसियाँ निकाली गई है। और इन सबों में बात करें अगर आपका वेतनमान का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेतन आपका जो है लेवल 9 का आपका रहने वाला है। और साथ ही आपका जो ये न्यूनतम आयु है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो यहाँ पे हर एक पोस्ट का कुछ अलग अलग है। जैसे इधर 2 में 22 है, फिर यहाँ पे आपका ये जो राजस्व अधिकारी एवं राजस्व सुधार एवं भूमि सुधार विभाग का जो है उसमें आपका 21 वर्ष है न्यूनतम आयु। ये पंचायती राज पदाधिकारी और आपका सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, इसमें भी 21 वर्ष ये न्यूनतम आयु है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। तो आगे हम बात करते हैं आपकी जो ये प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जाता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्ति पदों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है, जिस तरह से उधर से अधियाचना आती है। नेक्स्ट आपका है उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर यह प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों या एक से अधिक सेट में आयोजित की
जा सकती है। ये डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ फॉर्म यहाँ पे फिल किए जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, ये आपका परीक्षा का नाम है। दूसरा इसमें है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष। तो इन पदों के लिए आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो ये रहेगी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हों या उसके समकक्ष यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक के लेवल का कोई भी कोर्स अगर आप किए हुए हैं तो आप उसके लिए यानी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। और इसमें सेकंड जो पोस्ट आपका है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, इसमें आपका है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबंध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित एवं संख्यांकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है, तो ही जाकर के आप इसमें एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट हो गया। जब आप आवेदन कर रहे होंगे तो अपना शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में आप अपना स्नातक या उसके समतुल्य जो भी आपकी उत्तीर्णता है उससे संबंधित सूचना आपको देना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका है कि विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी जो दावेदारी है वो मान्य नहीं होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें आरक्षण की। तो आरक्षण का जो लाभ है वो राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। और एक बातें और याद रखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। और उसके साथ ही कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, यानी कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा यहाँ पे। तो आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। तो उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट आपका है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट आपका इसी में है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ही यहाँ पे आपका मान्य होगा। नेक्स्ट आपका है कि आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो जाति है या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तो वो उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होनी चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। तो उपयुक्त उस आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो आपका आरक्षण कोटि है और इसका एक नंबरिंग है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो अपना आरक्षण कोटि में अपना आपका जो भी अब कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे उसका ये कोड आप फिल करेंगे और ये अपना कंफर्मेशन कर, जैसे कोई EWS से तो अपना कोटि कोड 7 वहाँ पे इंटर कर लेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई
प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपकी उम्र सीमा क्या होने रहने वाली है? तो दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम उम्र सेवावार 21 से 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाएं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाएं 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाएं 42 वर्ष। सारणी 1 के क्रम में 5, 6, 7, 8 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4, 9 तक की सेवाओं की जो सारणी है वो सारणी 2 में क्रम संख्या 1 से 22 वर्ष होना चाहिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 6 पर जो अंकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए ये जो अधिकतम उम्र की सीमा है उसकी जो गणना है वो 1/8/2015 से की जाएगी। नेक्स्ट आपका है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जो जन्मतिथि होगी वही यहाँ पे मान्य होगा। इसलिए ध्यान रखें आपका जो मैट्रिक में यानी कि मैट्रिकुलेशन का जो भी आपको मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है आप वही फिल करके अपना फॉर्म फिल करेंगे, उसी को यहाँ पे मान्य किया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं आपसे शारीरिक क्षमता। तो आपकी शारीरिक क्षमता क्या होने वाली है? तो उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों का भले भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपकी जो है शुल्क क्या रहने वाली है? तो अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा 71 CCFAO के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये तथा अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए वो कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। तो ये जो बायोमेट्रिक फ़ी है ये उन कैंडिडेट को पे करना होगा जो जैसे अपना फॉर्म फिल करते टाइम अपना आधार डिटेल नहीं मेंशन करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको कितने चालान के रूप में पेमेंट करना है। तो जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 और जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 150 यानी कि 150। बिहार राज्य की जो स्थायी निवासी एवं आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए भी 150। दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक के लिए 150 और जो अन्य उम्मीदवार हैं उनके लिए 600। और उसके साथ ही यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया है कि अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपका ये जो फॉर्म तो आपने फिल कर लेंगे, उसके बाद आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसका क्या पैटर्न होगा, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आपका 2 एग्ज़ाम होने वाला है, एक प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा आपका मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें उस परीक्षा की जो अवधि है वो कुल 2 घंटे की होने वाली है और जिसके लिए आपको कुल 150 अंक दिए जाएंगे। और इस प्रतियोगिता परीक्षा में आपका जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के और बहुवैकल्पीय होंगे। नेक्स्ट आपका है इसमें कि जो प्रारंभिक परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आप गलत करते हैं यानी कि जो आप इसमें यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव जो मार्किंग है यहाँ पे 1/3 का दिया गया है। और प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसका आधार पर आप मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार का चयन किया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है वो जो आपकी रिक्तियाँ होंगी उससे 10 गुना होगी।
यानी कि जैसे टोटल रिक्तियाँ यहाँ पे हैं 1250, तो इसमें 12,500 टोटल कैंडिडेट को पास किया जाएगा और ये सारे कैंडिडेट मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपके इस प्री के एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न आपके रहेंगे PT 1 में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपको जो PT यानी कि मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उसमें आपको कौन कौन से पेपर होंगे। तो इसमें आपका मेंस वाले एग्ज़ाम में 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आपका जो ये जो अनिवार्य विषय है यानी कि सबसे फर्स्ट पेपर सामान्य हिंदी, जिसमें आपको 100 अंकों का होगा और इसमें से आपको 30% अंक आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। नेक्स्ट आपका है एक वैकल्पिक विषय। आप इसमें वैकल्पिक विषय के रूप में आप कोई भी एक विषय चुन सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव, ये सारे आपके एक विषय हैं। इसमें से आप जो रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, जिसमें से आपका ये 300 अंक का होने वाला है। उसके बाद पेपर सेकंड आपका सामान्य अध्ययन का होगा, उसका भी पेपर सेकंड ये भी आपका 300 अंक का रहेगा। और एक आपका निबंध रहने वाला है जी, ये भी आपका 300 अंक यानी 300 मार्क्स की रहने वाली है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे ये जो आपका दूसरा पद था वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें आपका जो अनिवार्य विषय है वो सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का, और इसमें आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इस आपका 300 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें से ये आपका ये जो हिंदी पेपर का जो एग्ज़ाम रहने वाला है ये आपका इसके मार्क्स आपको मेरिट के लिए ऐड नहीं किया जाएगा, ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर से रहता है, आपको इस पर 30% मार्क्स लाने होते हैं। आगे आपका है कुछ टिप्पणी यहाँ पे, जैसे कि आपका जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी से लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें जो सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। नेक्स्ट आपका है एकीकृत मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 71वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं। और आपका है एकीकृत मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिनमें से किसी एक विषय का आपको चयन करना होगा। और उसके साथ ही प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में आपके होंगे और सभी भाषेतर विषय के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को यहाँ पे नहीं रहने वाला है। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का जो विकल्प है, लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। तो इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने या नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा।
तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि मुख्य परीक्षा में जो आपके जो प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार की जो संख्या है वो अधियाचित रिक्तियों का 2.5 गुना होगा। यानी कि जो मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई हो जाएंगे उनके बाद जिनको व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, अब उसका यहाँ पे सिलेक्शन जो है ना, टोटल पोस्ट का 2.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का जो चयन है वो व्यक्तित्व परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो ये व्यक्तित्व परीक्षा क्या है? तो मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का जो व्यक्तित्व परीक्षण है वो 120 अंकों का होगा। आपका जो ये व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रण उम्मीदवार को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। चलिए आगे आपका है अधिमानता का चुनाव। तो साक्षात नेक्स्ट आपका है अधिमानता का चुनाव। तो साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टता क्रॉस करेंगे और जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जाएगी उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा का कोई विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्वास्थ्य परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवार की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। तो उक्त जांच के समय नगद 16 रुपये मात्र जमा करना अनिवार्य है। और चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी PWBD द्वारा दावा किए गए दिव्यांगता की जो परीक्षण है कराने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षणोपरांत प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान्य किया जाएगा। दिव्यांगता के संबंध में चिकित्सा परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे इसकी जो मेधा सूची है वो 71वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के 900 अंक, जिसमें से आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट 300 अंक और पेपर सेकंड 300 अंक और निबंध में 300 अंक, टोटल ये 900 अंक और साक्षात्कार का 120 अंक। तो ये कुल मिलाकर के 1020 अंकों के आधार पर आपकी मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। और दूसरा जो आपका पद था वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा का 900 अंक, और जिसमें से सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट 300, पेपर सेकंड 300 का और आपका ऐच्छिक विषय उसका भी 300 अंक यहाँ पे ऐड होने वाला है एवं साक्षात्कार का 120 अंक। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन दोनों में से डिफरेंस ये है कि इस ये आपका जो है जो 71वां PPSC का ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपका जो ऐच्छिक विषय होगा उसका मार्क्स यहाँ पे ऐड आपका नहीं हो रहा है, पर इसमें वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष इस एग्ज़ाम में आपका मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषय का भी अंक यहाँ पे ऐड हो रहा है आपका। तो यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ भी 1020 अंकों का आपका यहाँ पे मेधा सूची तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में अंकित अंक अधिक अंक प्राप्त होता है उसे मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। और मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा एवं अन्य सेवाओं के लिए वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार को जन्म
तिथि पर आधार अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि जो मेधा क्रम अनुसार उम्मीदवारों द्वारा भरी गई सेवा अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है आयोग सफल उम्मीदवार को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं आपसे। आप इस फॉर्म को जो फिल करेंगे उसकी तिथि क्या रहने वाली है, उसकी डेट क्या रहने वाली है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो आपकी तिथि है वो 2/6/2025 और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 30/6/2025 ये रहने वाली है। तो अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की जो हार्ड कॉपी है वो आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन या कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र या कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है और अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए जो शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए जो भी आपके प्रमाण पत्र की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। और ये ऑनलाइन करने का फॉर्म भरने का जो आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर के अपना आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके पास आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उन और आपका आईडी प्रूफ, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन्ड कॉपी में होने चाहिए ताकि आप जब फॉर्म फिल करना बैठें तो आपके पास अवेलेबल हो और आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकें। तो दोस्तों समय रहते आवेदन करें और अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। तो देर किस बात की दोस्तों, अगर आप भी BPSC के जरिए सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह मौका मत गंवाइए। नीचे कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।